हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी जिंदगी में खुश होंगे। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल द क्राइम बॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के भिवानी जिले की वो खौफनाक और रहस्यमय घटना की, जिसने पूरे हरियाणा को ही नहीं, पूरे देश को ही हिलाकर रख दिया था। एक 19 साल की मासूम लड़की जो अपने सुनहरे भविष्य के लिए अपने घर से निकलती है, लेकिन 2 दिन बाद उसकी लाश एक सुनसान खेत में मिलती है। एक तरफ पुलिस जो सिर्फ इसे 2 मिनट में आत्महत्या यानी खुदकुशी का नाम दे देती है, वहीं उस लड़की का पिता और पूरे गांव वाले चीख चीख कर कहते हैं कि ये आत्महत्या नहीं, ये खुदकुशी नहीं, बल्कि ये क्रूर मर्डर है, ये सोची समझी साजिश है। आखिर उस मनहूस दिन ऐसा क्या हुआ था कि एक हंसती खेलती मासूम सी लड़की उस खौफनाक चक्रव्यूह में फंस जाती है, और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, इस केस को सुलझाने के लिए देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई को आना पड़ा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे केस को शुरुआत से समझेंगे और वीडियो को आखिरी तक देखेगा, क्योंकि इस कहानी का हर एक मोड़ आपको हैरान कर देगा। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के भवानी जिले के छोटे से गांव जिसका नाम है ढाणी लक्ष्मण। उसी गांव में रहने वाले संजय कुमार की एक 19 वर्षीय बेटी थी जिसका नाम मनीषा था। मनीषा पढ़ने में बहुत ही होनहार थी और उसी गांव के प्ले स्कूल में मनीषा पढ़ाने भी जाया करती थी। तारीख थी 11 अगस्त 2025। मनीषा हमेशा की तरह अपने स्कूल पढ़ाने के लिए निकलती है और दोपहर का स्कूल खत्म करके मनीषा अपनी माँ को फोन करती है। वो फोन पर कहती है कि माँ, मैं पास के बहल कस्बे में जो नर्सिंग कॉलेज है वहाँ एएनएम के कोर्स के एडमिशन की पूछताछ करने जा रही हूँ। थोड़ी देर में घर लौट आऊंगी। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, जल्दी आना। लेकिन दोस्तों, इस फोन कॉल के बाद मनीषा का फोन अचानक से बंद हो जाता है। दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है, लेकिन मनीषा घर नहीं लौटती। जब मनीषा देर रात तक घर नहीं लौटती है तो मनीषा के घर वालों के माथे पर चिंता का लकीर आ जाता है। मनीषा के जो पिता थे संजय कुमार, वो नर्सिंग कॉलेज जाते हैं, मनीषा की सहेलियों से पूछते हैं और बहुत सारे रिश्तेदारों को भी फोन कॉल करते हैं, लेकिन मनीषा का कोई भी सुराग नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे मनीषा हवा में गायब हो गई हो। 2 दिन तक पूरा परिवार और गांव वाले मिलकर मनीषा को ढूंढते हैं और जब मनीषा कहीं नहीं मिलती है तो पुलिस थाने में जाकर मनीषा के गुम हो जाने की, ना मिलने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाती है। फिर आता है वो खौफनाक दिन जिस दिन मनीषा के परिवार और पूरे गांव वालों का होश उड़ जाता है। वो तारीख थी 13 अगस्त 2025, जब भवानी के ही एक दूसरे गांव सिंघानी के खेतों में कुछ किसान काम कर रहे होते हैं। अचानक उनकी नजर एक झाड़ी पर पड़ती है जहाँ एक लड़की की लाश मिलती है। पूरे गांव में हड़कंप समझ जाता है और वो किसान तुरंत पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो आसपास के थानों में ये खबर देती है कि एक लड़की की लाश मिली है। जैसे खबर मनीषा के पिता संजय कुमार को मिलती है तो वो अपना सुध बुध खोकर मौके पर दौड़ते हैं। जैसे ही मनीषा के पिता वहां पहुंचते हैं तो लाश के हुलियों को देखकर, उसके कपड़ों को देखकर मनीषा के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जोर से वो चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं, उनकी अपनी लाडली बेटी मनीषा की थी। यहाँ से इस केस में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ से पूरा विवाद शुरू होता है। पुलिस की थ्योरी क्या थी। पुलिस को लाश के पास से कीटनाशक यानी जहर की बोतल मिलती है और एक कागज का टुकड़ा मिलता है, जिसे पुलिस उसे सुसाइड नोट बताती है। पुलिस तुरंत मीडिया में बताती है कि लड़की ने किसी मानसिक तनाव के चलते जहर खाकर आत्महत्या की है और इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश शुरू हो जाती है। लेकिन परिवार का दावा क्या था, चलिए जानते हैं आगे इस कहानी में। मनीषा के पिता और गांव वालों ने पुलिस की इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पुलिस के सामने रखे जिनका जवाब पुलिस के पास नहीं था। पहला सवाल यह था, मनीषा बहुत ही बहादुर और समझदार लड़की थी, वो अचानक सुसाइड क्यों करेगी? और अगर सुसाइड करना ही था तो अपने गांव के दूर दूसरे गांव में जाकर सुसाइड क्यों करेगी? दूसरा सवाल यह था, मनीषा के गले पर गहरे और काले चोट के निशान थे। उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला घोटा गया हो या उसे घसीटा गया हो। और अगर मनीषा ने जहर खाया है तो उसके गले पर ऐसा निशान कैसे आ सकता है? तीसरा सवाल यह है कि पुलिस को जो सुसाइड नोट मनीषा के पास से मिला था, पूरे परिवार का यह दावा है कि ये लिखावट मनीषा की नहीं है, जिसे कातिल ने पुलिस को गुमराह करने के लिए उस सुसाइड नोट को वहां रखा था। मनीषा के परिवार वालों का दावा है कि मनीषा का अपहरण किया गया, उसके साथ गलत काम किया गया और सबूत मिटाने के लिए उसे मारकर आत्महत्या का रूप दे दिया गया। जब पुलिस ने परिवार की बात नहीं सुनी तो जनता का गुस्सा उमड़ पड़ा और मनीषा के परिवार वालों का यह फैसला था कि जब तक मनीषा के कातिल का पता नहीं चलता, मनीषा को कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, ये पता नहीं चलता, तब तक हम मनीषा के शव को हम नहीं लेंगे और उसकी अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे।
जब पुलिस ने परिवार वालों की बात नहीं सुनी तो जनता का गुस्सा उमड़ पड़ा और परिवार वालों ने एक सबसे बड़ा फैसला लिया कि जब तक मनीषा के कातिलों का पता नहीं चल जाता, उसे इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक हम मनीषा के शव को नहीं लेंगे और मनीषा के शव का अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। इसके बाद भिवानी, लोहारू, चरखी दादरी की सड़कें जंग का मैदान बन गई। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, हाईवे जाम कर दिया गया, टायर भी जलाए गए और पूरा बाजार बंद करा दिया गया और इंसाफ के लिए बड़ी-बड़ी पंचायतें बुलाई गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस वालों के हाथ पांव फूलने लगे। अफवाहों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाने के लिए वहां की सरकार को उस पूरे इलाके के इंटरनेट को बंद करना पड़ गया। जनता का भारी दबाव देखते हुए और शुरुआत में लापरवाही बरतने की वजह से जो वहां के स्थानीय पुलिसकर्मी थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। दोस्तों, ये केस इतना उलझ चुका था कि मनीषा की मौत की वजह जानना बहुत ही जरूरी हो गया था। मनीषा की मौत एक आत्महत्या थी कि उसको मारा गया था? क्या मनीषा की मौत जहर से हुई थी या गला घोटने से? सच को सामने लाने के लिए मनीषा का एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 बार पोस्टमार्टम कराना पड़ा था। पहला पोस्टमार्टम स्थानीय अस्पताल में हुआ जिससे परिवार संतुष्ट नहीं था। इसके बाद मामला बढ़ा तो शव को रोहतक पीजीआई भेजा गया। लेकिन जब विवाद और गहराया तो देश के सबसे बड़े मेडिकल स्थान एम्स के स्पेशल पैनल के डॉक्टरों को उस शव को सौंपा गया और उनसे पोस्टमार्टम कराया गया ताकि वे सटीक वजह बता सके कि मनीषा की मौत किस वजह से हुई थी। स्थानीय पुलिस की ढीली कार्रवाई और उनके इस ढीली जांच की वजह से जनता का गुस्सा बिल्कुल भड़क चुका था और वो लोग बस एक ही मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच शुरू की जाए। आखिरकार हरियाणा सरकार पर इतना ज्यादा दबाव बढ़ गया कि इस केस को हरियाणा सरकार ने सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई की एक स्पेशल टीम भिवानी पहुंचती है और पूरे केस को, पूरे वारदात को नए सिरे से जांच शुरू करती है। सीबीआई की एक स्पेशल टीम उस प्ले स्कूल और नर्सिंग कॉलेज जाती है जहां से जिस रास्ते से मनीषा गायब हुई थी। घटना स्थल से मिट्टी और फोरेंसिक रिपोर्ट दोबारा इकट्ठे किए गए। फिर सीबीआई उस सुसाइड नोट को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजती है ताकि सच का पता चल सके कि आखिर वो हैंडराइटिंग किसकी थी और वो सुसाइड नोट किसने लिखा था। मनीषा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और उस इलाके के टावर डंप डाटा को निकाला गया ताकि पता चल सके कि उस दिन, जिस दिन मनीषा की मौत हुई थी, जिस दिन मनीषा की लाश मिली थी, वहां पे कौन-कौन से मोबाइल और कौन-कौन से नंबर एक्टिव थे। लेकिन दोस्तों, आज इस बात को लंबा वक्त बीत चुका है, मगर इस केस की अभी भी कई सारे सवाल अधूरे हैं। सीबीआई या पुलिस ने अभी तक इसका सबसे बड़ा खुलासा नहीं किया। दोस्तों, इस बात को काफी टाइम हो गया है, काफी लंबा समय बीत गया है, लेकिन अभी भी इस केस में पूरी तरीके से वो सच सामने नहीं आया जो कि जनता जानना चाहती है। जनता का आज भी सवाल है कि आखिर पुलिस या सीबीआई ने इस केस को कैसे जांच किया कि उनको कोई भी सुराग नहीं मिला और उस मर्डर के पीछे, उस हुई घटना के पीछे किसका हाथ है। लेकिन दोस्तों, इस बात को लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी इस केस में कई सवाल अधूरे हैं। सीबीआई या पुलिस ने आधिकारिक तौर पर किसी अंतिम सच या बड़े मास्टरमाइंड का खुलासा नहीं किया है कि आखिर मनीषा के मौत कैसे हुई। क्या यह एक तरफा पागलपन था या कोई पुरानी रंजिश या कुछ और? जांच में हो रहे देरी से परेशान होकर मनीषा के पिता संजय कुमार भिवानी में धरने और अनशन पर बैठ गए थे। उनका बस एक ही सवाल था कि मेरी बेटी का जांच रिपोर्ट कहाँ है और मुझे इंसाफ कब मिलेगी। बाद में प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया और सीबीआई के बड़ी टीम से, अब बड़े ऑफिसरों से मिलने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने अपना अनशन स्थगित किया। आज भी परिवार और भिवानी की जनता टकटकी लगाए सीबीआई के वो आखिरी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है जो मनीषा के गुनहगारों को फांसी तक पहुंचाएगी। तो दोस्तों, ये थी मनीषा की केस की इनसाइड स्टोरी। आपको क्या लगता है, क्या शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को एक सुसाइड बताकर केस को रफा-दफा करने की कोशिश की थी? क्या सीबीआई की रिपोर्ट आने में इतना देरी होना जायज है? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन पसंद आई हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मनीषा के केस और मनीषा के फाइल कभी दबे नहीं और उसको हमेशा हम इंसाफ दिलाने में मदद करें। और ऐसे ही क्राइम स्टोरेज के लिए मेरे चैनल द क्राइम बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे क्या ऐसे ही क्राइम स्टोरी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।